के रूप में इस बेटी के लिए हम इतना ही कहना चाहेंगे, हजार बर्फ गिरे लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। बहुत बहुत शुभाशीष इस बच्ची को, इसके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और इस त्रासदी को जिस तरह से इसने झेला है उस तरह की त्रासदी किसी को ना झेलनी पड़े, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री महोदय। दीप बनाने के लिए जलना होगा, लक्ष्य पाने के लिए राह पर चलना होगा, परोपकार की गंगा के अवतरण के लिए हिमालय जैसी तपस्या में पिघलना होगा। आत्मनिर्भर हिमाचल की संकल्पना को साकार करने में एक तपस्वी की भांति निरंतर अग्रसर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, 3 वर्षों के अंतराल में हमने 2 बार भीषण प्राकृतिक आपदा का दंश झेला है। इन विपरीत परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संवेदनशील नेतृत्व में हिमाचल फिर से उठ खड़ा हुआ है। मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण आपके प्रयासों ने महोदय सभी प्रभावितों को हौसला दिया है, पुनर्वास का उम्मीद दी है, एक बेहतर कल की रास्ता दिखाया है, एक सुरक्षित भविष्य का। महोदय विनम्र और सादर आग्रह आपके शुभाशीष के लिए, आपके आशीर्वचनों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए तालियों के करतल ध्वनि के साथ पुनः अभिनंदन, आभार। मैं चाहूंगा इस आपदा में जिन्होंने अपना जीवन खोया है उसके लिए हम सब उठकर 2 मिनट का मौन रखें ताकि उनके आत्मा को शांति मिले। अभी जो बच्चे को हमने 7 लाख रुपए का चेक दिया, जिसने अपनी माता को खोया, अपने पिता को खोया, हमारी सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए देश का पहला कानून बनाया जिसमें सरकार ही माता है, सरकार ही पिता है, चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। आज इस मंच के माध्यम से उसे कोई ज्ञान नहीं है, मैं 21 लाख रुपया देने की घोषणा करता हूं और ये उसके एफडी के रूप में जमा होगी और जब वो बड़ी होगी 18 साल की उम्र में तो एक अच्छा पैसा उसके पास होगा, पर हम उस चीज को उसे कभी वापस नहीं ला सकेंगे जो उसने खोई है, लेकिन एक आत्मविश्वास कि उसके पन में एक आत्मविश्वास होना चाहिए। इसलिए मैं इसके अलावा 21 लाख रुपया और देने की घोषणा करता हूं। सम्मानित राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी, सम्मानित टेक्निकल मिनिस्टर और ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी जी, हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, कौल सिंह ठाकुर जी, पूर्व अध्यक्ष सोनलाल ठाकुर जी, रंगीला राम राव जी, पूर्व मंत्री जगदीश रेड्डी जी, चेतराम ठाकुर जी, पूर्व प्रत्याशी, पवन ठाकुर जी, पूर्व प्रत्याशी, लाल सिंह कौशल जी, निदेशक राज्य सहकारी बैंक संजीव गुलेरिया जी, चेयरमैन एपीएमसी नरेश चौहान जी, पूर्व प्रत्याशी, विजयपाल सिंह जी, मेंबर रेगुलेटरी कमीशन बलदेव ठाकुर जी, चंपा ठाकुर जी, प्रकाश चौधरी एक्स मिनिस्टर, जीवन ठाकुर जी,
पूर्व प्रत्याशी राज सिंह मिया जी, चेयरमैन एपीएमसी विशाल चंद्याल जी, शशिपाल जी, जोगिंदर भेड़िया जी, दर्शन ठाकुर जी, अलका हांडा जी, महेंद्र ठाकुर जी, इस मंच पर बैठे सभी जिनके नाम नहीं लिए वो भी सभी सम्मानित, और आपदा प्रभावित क्षेत्रों से आए मेरे दूर दराज के बुजुर्गों, भाइयों, युवा साथियों और पत्रकार बंधुओं, 1 महीने बाद हमारी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2023 की आपदा के बाद 2025 में फिर आपदा आई। 2023 की आपदा में तकरीबन 23,000 घर या 23,000 परिवार या तो उनके घर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। हमारी सरकार ने उन आपदा प्रभावित परिवारों की पूरी तरह से सहायता प्रदान की। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि 2023 में हमें मुख्यमंत्री बने हुए सिर्फ थोड़ा ही समय हुआ था। प्रदेश में भयंकर आपदा आई तो भाई का ऐसा आलम था कि हर जगह त्राही त्राही मची हुई थी। सब जगह से रोज नए फोन आते थे कि आज यहाँ घर टूट गया, यहाँ एक परिवार पूरा का पूरा बह गया। उस समय एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि चंदरताल के एक ऐसे क्षेत्र में जहां 295 के करीब पर्यटक फंसे हुए थे, एयरफोर्स के जो फ्लाइंग थी, हेलीकॉप्टर व सर्विस थी, उन्होंने कहा कि हम और सोटी यहां से नहीं ला सकते हैं। उन 253 जाने जो पूरे देश से वहां पर्यटक के रूप में आई हुई थी, उन्हें कैसे बचाया जाए। एयरफोर्स के इनकार करने के बाद हमने सोचा कि कैसे कार्य करना चाहिए। मैं कुल्लू में था और कुल्लू में मुझे माननीय जगत सिंह नेगी जी मिले। जगत सिंह नेगी जी ने कहा कि मैं उस दायित्व को निभाता हूं। मैंने कहा आप वहां के वातावरण से पूरी तरह वाकिफ है, लेकिन वहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे नजदीक के रास्ते के पास छोड़ दीजिए। मैं अपने एक साथी के साथ जाकर इनको लोसर छोड़कर आया। इन्हें और संजय अवस्थी जी को मैंने वहां उतारा और रात को तकरीबन जेसीबी में बैठकर गाड़ियां ले जाकर रात के 3 बजे माननीय राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी जी ने मुझे सैटेलाइट फोन के माध्यम से फोन किया कि चंदरताल में 293 पर्यटक जो फंसे हुए थे वो सभी सुरक्षित है। बहुत ज्यादा ठंड है, अगर 1 दिन की भी देरी हो जाती तो वो 295 पर्यटक अपनी जीवन लीला को खो देते। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये जिस कार्य को करने के लिए एयरफोर्स के पायलट ने इसलिए मना कर दिया कि वहां लैंडिंग की सुविधा नहीं है। उनकी बात सही थी कि लैंडिंग की सुविधा नहीं है। अगर आप ये लिख कर देते कि कोई एक्सीडेंट होगा उसकी जिम्मेवारी एयरफोर्स की नहीं होगी, हमारी होगी, इस कारण उन्होंने मना किया। लेकिन जिस वक्त हमने 295 पर्यटकों को बचाया, उसका सही मानने में अगर किसी सरकार ने नेतृत्व किया और संवेदनशीलता का परिचय दिया, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस की सरकार की, हमारी सरकार की, जिसमें राजस्व मंत्री प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री जेसीबी में बैठकर 22 किलोमीटर का रास्ता खुलाते हुए जाता है, ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। कुल्लू में 75,000 पर्यटक फंसे थे, 75,000 पर्यटक फंसे थे। पूरी जगह से फोन आ रहे थे, एम्बेसी से फोन आ रहे थे कि इन्हें बाहर निकालिए। ना बिजली थी, पानी की सुविधा का भी अभाव था, मोबाइल चल नहीं रहे थे, कई जोड़े हो रहे थे। रात को सड़कों पर खड़े होकर रात दिन सड़क खुलवाई और 75,000 पर्यटकों को 48 घंटे के भीतर उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया। ये सरकार की कर्तव्य निष्ठा को दर्शाता है। फिर उन परिवारों को बसाने की बात, कैसे वो परिवार बसेंगे? 1,30,000 रुपये उन घरों को बनाने के लिए दिया जाता था, जहां एक आम परिवार के दिन रात की कमाई उसके पक्का घर बनाने में
पक्का घर बनाने में लग जाती है। वो घर रातों रात उजड़ जाए, परिवार के पास पीने के लिए पानी का बर्तन तक न बचे, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई गई। कई जाने तो उस आपदा में हमें छोड़कर चली गई। कैसे 1,30,000 रुपए में घर बनाया जाए? अधिकारी मुझे कहते थे कि हम 1,30,000 के अलावा 1-1.5 लाख के अलावा नहीं दे सकते। और जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करती है, उन्होंने कहा हमने 90,000 मकान दिए। उस प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 1,30,000 रुपया पर प्रति मकान के तहत आता है, उसमें 20,000 रुपया भी सरकार की तरफ से दिया जाता है। मैंने कहा हमें ज्यादा मकान नहीं चाहिए, जितने उजड़े हैं उनको बसाना है, क्योंकि मैं भी एक आम परिवार से उठकर आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचा हूं। मैं आपका दर्द जानता हूं। आप जैसे परिवार से उठकर जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचता है, उसे पीड़ा होती है, दर्द होती है कि जिस मेहनत की कमाई से मैंने अपना घर बनाया था वो मेरे आंखों के सामने उजड़ गया। अब मैं अपना जीवन यापन कैसे करूंगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई होगी? हमने उस चुनौती का सामना किया। हमने कहा जब तक हम आपदा राहत नहीं दे देते, प्रत्येक परिवार जो गांव में रहता है उसको किराए के मकान के लिए 5,000 रुपया सरकारी किराए के मकान के लिए मिलेगा, और शहर में रहने वाले, नगर निगम में रहने वाले को 10,000 रुपया किराए के रूप में हर महीने मिलेगा। हमने अपने दरवाजे खोल दिए। 23,000 परिवार हिमाचल प्रदेश के सड़कों पर थे। सर्दी आने वाली थी, हमने उन्हें किराया दिया। ऐसी योजना पूरे हिमाचल हिंदुस्तान में पहले कहीं नहीं थी। फिर खाने के लिए अनाज दिया, गैस का सिलेंडर दिया। फिर उन आपदा प्रभावित परिवारों को बसाने की बात है। हर बार अधिकारी से बैठक होती थी, कैबिनेट की बैठक होती थी। मैंने कहा मैंने आम परिवार का दर्द देखा है, पीड़ा को सहा है, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं। मैंने उस राहत राशि को बढ़ाकर 1,30,000 से 7 लाख रुपया किया, जिसमें 23,000 परिवारों को हमने मदद की। यह सरकार की संवेदनशीलता थी। मेरे साथी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। कहा कि इस 7 लाख रुपया आप कहां से देंगे? मैंने कहा आपकी पति है, मैं सब प्रकार से भ्रष्टाचार के स्रोतों को बंद करूंगा। और मुझे खुशी है कि उस समय हमने 23,000 परिवार को 7 लाख रुपया दिया, और जिसका आंशिक रूप से घर टूटा था उसे 1 लाख रुपया दिया, जिसका पशु चला गया उसे 55,000 रुपया दिया, चाहे गाय का था चाहे भैंस का। यह संवेदनशीलता सरकार की। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ नहीं बोलते। सच्चाई की अहमियत वक्त और हालात तय करते हैं। हम सच्चाई से आपकी सेवा करते हैं। और आज हम 2025 में उस मकाम पर बैठे हैं जहां फिर मंडी में भारी तबाही हुई। अनिल शर्मा जी यहां सदर के विधायक है, यह भी भारतीय जनता पार्टी में रहे। इनके साथ भी स्टेला व्यवहार होता रहा। इनका नाम तो पट्टिका में भी नहीं लिखा जाता रहा। हमने कहा आप एक चुने हुए सांसद हैं, आपके पिताजी ने हिमाचल प्रदेश में सेवा की है, पंडित सुखराम जी ने। आप बोलना चाहते हैं, आप खुशी से बोलिए। हमारे समय में तो हमारे विधायकों को, जैसे कि राजस्व मंत्री बने हैं, बोलने नहीं दिया जाता था। आज अच्छा होता कि बीजेपी के 9 विधायक आज यहां जहां आपदा परिवार आए हैं, यहां आते हम उनसे भी कहते कि आप भी ये देखिए कि यह राहत हमें दी है। महज रोज बयानबाजी करते रहते हैं, कब क्या दिया, कुछ नहीं दिया। मैं जयराम ठाकुर जी को भी कहना चाहता हूं, आप ओपोजिशन के लीडर हैं, क्या आज आपका ये दायित्व नहीं बनता था कि आप आज जो मंडी में आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते, बिलासपुर के जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते, कुल्लू के जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके साथ खड़े होते। अब क्या बयान देंगे कि हमें बुलाया नहीं गया? क्या आपदा में कोई निमंत्रण पत्र भेजना पड़ता है? हमने कहा कोई सम्मान समारोह नहीं होगा, आपदा के साथ हम लोग खड़े हैं, कोई किसी का सम्मान समारोह नहीं आएगा। दर्द नहीं है, पीड़ा नहीं है, सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी करनी है।
देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए, हमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी बातें की। मैं आज इस मंच के माध्यम से उनसे अनुरोध करना चाहता हूं, आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े होइए। 2 महीने हो गए हैं, लेकिन 2025 में जो आपदा प्रभावित परिवार है, हम उनके साथ खड़े हैं और उनको आज पहली किस्त के रूप में हम 4 लाख रुपया देने जा रहे हैं ताकि वो अपने मकान का कार्य कर सके। मैं चाहूंगा कि जो 9 विधायक आपने चुनकर भेजे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे, वो भेदभाव कर रहे हैं। हम सभी को पैसा दे रहे हैं, हमारे लिए कोई पार्टी नहीं है और सबको बुलाया गया है। चंद्रशेखर जी बता रहे हैं, लेकिन नहीं आ रहे। राजनीति करने का मौका नहीं है, आपदा में राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री के तौर पर जब ये कह रहा हूं कि मैं आपके नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से उन 1500 करोड़ रुपए के लिए मिलने के लिए तैयार हूं जो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद घोषणा की है, आपके नेतृत्व में चलने के लिए तैयार हूं। मेरा कोई अहम ही नहीं है। मेरा अहम भी क्यों हो? क्योंकि मैं आम लोगों की लड़ाई लड़ रहा हूं, आम परिवार से निकला व्यक्ति हूं। इसका मतलब नहीं कि सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रहेगी और आपदा प्रभावित परिवारों को राहत नहीं देगी। हम राहत भी देंगे और 2025 की राहत के बाद मैं दावा कर सकता हूं, जिसकी फसल का नुकसान हुआ है, पहली बार बागवानों का 100 करोड़ से ऊपर का सेब खरीदा गया है, क्योंकि उनका सेब सड़ रहा था। हमने कहा सारे दरवाजे खोल दीजिए, माननीय जगत सिंह जी हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है, आज सबसे ज्यादा सेब हमने खरीदा। क्यों? क्योंकि उन परिवारों को हम राहत देना चाहते हैं। गांव में कैसे लोगों के हाथ में पैसा पहुंचे? कभी भी आपदा प्रभावित परिवार ने हमसे ये मांग नहीं की कि हमें 7 लाख दीजिए, कभी नहीं की उन्होंने। जिसका आंशिक घर टूट गया उसने भी कभी नहीं किया कि मुझे 1 लाख रुपया दीजिए। महज पटवारी से 5000 रुपया लेते थे, 1,50,000 रुपया लेते थे और बैठ जाते थे कि अब इतना ही मिलेगा सरकार से। आज आशाएं हैं। ये क्यों होता है? आज गांव के लोगों के हाथ में हमारी सरकार पैसा देना चाहती है। कितने दूध उत्पादक बैठे हैं, कितने पशुपालक बैठे हैं, मेरी बात सुन रहे होंगे, वो कभी मुझसे मिलने नहीं आए। 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल्क फेडरेशन दूध खरीदता था। मैंने कहा मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, गांव का मैंने हालात देखे हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है पशु को पालने के लिए, बच्चे की तरह पशु को पाला जाता है। अगर हम उसको सही मूल्य ही नहीं देंगे तो वो क्यों कार्य करेगा? हमने 32 रुपए से बढ़ाकर 2 साल में दूध का मूल्य 51 रुपए किया और 2 रुपया किराया भाड़ा उसको दिया। भैंस का मूल्य 60 रुपए किलो किया। आपदा के समय में नाचन क्षेत्र में गया, जो पशुपालक थी, जो गाय का दूध, गाय से दूध गाय पालक थी, वो मेरे पास आई। एक बुजुर्ग महिला मेरे से मिल गई, कहा कि मुझे सिर्फ कई साल हो गए दूध बेचते हुए, कभी 4000 मिलता था, कभी 5000 मिलता था। कहा बेटा तुम्हारी इस नीति से आज मेरे घर में 8 से 10,000 रुपया आ रहा है। ये किसान की सोच हमें अपने परिवार से मिलती है। हमने कहा कि जिसने पशु रखा होगा उसे जो गोबर से गेहूं पैदा करेगा 60 रुपए किलो सरकार खरीदेगी, जो गोबर से मक्की पैदा करेगा 40 रुपए सरकार खरीदेगी, जो गोबर से जौ पैदा करेगा 60 रुपए सरकार खरीदेगी, और जो कच्ची हल्दी पैदा करेगा, क्यों कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य लेकर आए, वो 90 रुपए किलो सरकार खरीदेगी। मंडी के कई क्षेत्रों में कच्ची हल्दी होती है, आप अगरबत्ती खेती का फॉर्म भरिए, 90 रुपए किलो के हिसाब से सरकार आपसे कच्ची हल्दी खरीदेगी और 10 कनाल यानी 5 बीघे में आप 1 साल में 5 लाख रुपया सरकार आपको कच्ची हल्दी खरीदने के रूप में आपको देगी। हल्दी में कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, ना उसको पशु खाता है, ना बंदर खाता है। एक बार लगा दी, सेब की तरह
हल्दी के रूप में भी आपके पास नगद राशि आएगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है जहां पीड़ा को सहा जाता है। ये व्यवस्था परिवर्तन ही है जहां मंत्री सड़क पर उठकर जेसीबी में बैठकर लोगों की सहायता के लिए जाते हैं। भरमौर में भारी तबाही भी चंबा में इस बार। कौन मंत्री 9 दिन रहा? किस मंत्री ने कार्य किया? जयराम ठाकुर जी तो बयानबाजी करते रहे, जगत सिंह नेगी जी 9 दिन रहे। और ये देखिए जो पर्यटक आए थे, हमने अपने पैसों से, जो हमारे राज्य के अंदर के पर्यटक थे और जो राज्य के बाहर के पर्यटक थे, हमें उन्हें हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया और अपनी सरकार की जेब से उन्हें पैसे दिए। ये दर्द हमारे सीने में है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज मुझे इस बात का दुख है कि 9 के 9 विधायक भारतीय जनता पार्टी के आज भाषण सुन रहे होंगे, लेकिन यहां आने से इसलिए कतरा रहे हैं कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने का उनसे मौका ना चूक जाए। भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल क्या किया? 40 साल से कैसी व्यवस्था में आप जी रहे हो? मैंने पहले दिन से कहा कि मैं सत्ता सुख के लिए नहीं आया हूं, मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आया हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या होती है व्यवस्था परिवर्तन। शराब के ठेकों की नीलामी होती थी। शराब के ठेकों की नीलामी को आम आदमी को कोई जानकारी नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं कर कह सकते थे। हर साल रिन्यू कर दिए जाते थे 10% पर, यानी कि 1000 करोड़ रुपए की अगर नीलामी हुई तो 10% पर 1100 करोड़ में आगे बार उसको ठेके दिए जाते। हमारी सरकार पर हमने नीलामी की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नीलामी नहीं करती थी, रिन्यू कर देती थी 10% पर। भारतीय जनता पार्टी ने जब जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, 4 साल में 450 करोड़ रुपया शराब के ठेकों की रिन्यूअल से किया। हमने 1 साल में 450 करोड़ रुपया कमाया, जो आपके लिए हम मांग रहे हैं। 1 साल जीएसटी कंपनसेशन मिलता था 3200 करोड़ हर साल। प्रदेश में जब जीएसटी लगा, हमें भर्ती और इंडस्ट्री से 4000 करोड़ का रेवेन्यू हर साल मिलता था वैट और एक्साइज के लिए। जीएसटी लगा, भारत सरकार ने कहा कि हम जीएसटी लागू कर रहे हैं 2017 में। 2017 में जीएसटी लागू हो गया, कहा कि जो आपको नुकसान होता है उसका 3200 करोड़ रुपया हर साल देंगे। भारत सरकार ने 2017 से 3200 करोड़ देना शुरू किया और जून 2022 में वो 3200 करोड़ रुपया बंद हो गया, यानी कि 5 साल में उन्होंने 16000 करोड़ रुपया दिया। कहां डाला वो? मैं बताता हूं कहां डाला। 1000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग अपने ठेकेदार मित्रों को बिल्डिंग बनाने के लिए दे दी, जो आज खाली पड़ी हुई है। क्यों दी ऐसी बिल्डिंग बनाने के लिए? छतरी का कॉलेज, ITI 32 करोड़ रुपए के पैसे में बना, लेकिन 18 बच्चे हैं वहां, सिर्फ 18 बच्चे हैं। और हमसे बोलते हैं कि हमारा कॉलेज पूरा करो। हम तो करेंगे ही, आपका कॉलेज ये जो सरदार है, क्योंकि मंडी मेरा घर है, मंडी मेरा परिवार के लोग हैं, हम सब कुछ यहाँ विकास की गंगा बहाएंगे। लेकिन आपने जिस प्रकार धन का दुरुपयोग किया है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। यही नहीं, हमने ओपीएस दिया। हमने क्या बुरा किया? कितने सरकारी कर्मचारी अधिकारी यहां हैं जो बेचारे दिन रात प्रदेश की सेवा करते रहते हैं। प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण हाथ है। पहली कैबिनेट में हमने ओपीएस दिया। जब हमने ओपीएस दिया, हमने कोई राजनीतिक लाभ के लिए ओपीएस नहीं दिया। हमारी सरकार के भी 5 साल पूरे होने को थे। राजनीतिक लाभ के लिए अगर हमने ओपीएस देना होता तो मैं कहता कि चुनावों से ठीक 6 महीने पहले ओपीएस देते। और इन्होंने क्या किया? ओपीएस देने के बाद 1600 करोड़ रुपया, हमारा 1600 करोड़ रुपया एडिशनल बोरिंग जो हमको मिलती थी वो बंद कर दी। कहा आप वापिस यूपीएस में जाओ, एनपीए में जाओ, एनपीएस में जाओ। मैंने कहा ये कभी नहीं होगा जब तक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है।
मैं मुख्यमंत्री के तौर पर हूं, मैं सारी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ओपीएस को हम वापस नहीं लेंगे। ऐसा क्यों कहा मैंने? मैं कर्मचारी का भी बेटा हूं, इसलिए कहा कि बुढ़ापे में जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, अगर किसी को बुढ़ापे में रिटायरमेंट के बाद 3,000 रुपया मिलता है तो उसका बुढ़ापा सही ढंग से जीवन यापन नहीं कर पाएगा, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? कहा आपने ओपीएस देके बहुत बड़ा गलती की है। मैंने कहा कोई गलती नहीं की है। जिस बुजुर्ग को 3,000 रुपया मिलता था, हमारी ओपीएस के कारण क्या हुआ? 3,000 रुपया ले रहा है, जो बच्चे हैं परिवार के वो भी उसका आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे। जैसे ही हमने ओपीएस दिया 30,000 रुपया उसको मिलने लगा, और ऐसे बुजुर्गों का मान और सम्मान उसके परिवार के लोग भी करने लगे और अपने पोतों को भी वो पालने लगे। हम पर दबाव बनाया जाता है, पर मैं ये कहता हूं जो हमारा अधिकार है वो तो दो। आप बताइए, 5,000 बीघा की जगह, 5,000 बीघा की जगह बद्दी नाला करने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बेच दी। बेचना क्या होता है? आपकी संपदा है। जो सरकारें होती है वो परमानेंट नहीं होती, कोई मुख्यमंत्री मंत्री कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन जब जनता के विश्वास से जीतकर जब सरकार बनती है और उसके संपदा को लुटा दिया जाता है, तो वो सरकार हमेशा के लिए कभी जनता उसको माफ नहीं करती। कैसे संपदा लुटाई उन्होंने? 5,000 बीघा बद्दी नाला करने कस्टमाइज पैकेज दे दिया। 5,000 बीघा में जो आपसे अगर महिला की रजिस्ट्री होती तो 6% लेते हैं और पुरुष की रजिस्ट्री होती है 8% लेते हैं। कहा बड़े बड़े उद्योग आएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, ये भी माफ कर दो, वो भी माफ कर दो। उसके बाद देखिए, उससे 1 रुपये स्क्वायर मीटर लेना था, 14 लाख रुपए में 5,000 बीघा जगह और बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम पर कर दी। और ये कहा कि 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। कितने रुपए? 3 रुपए यूनिट बिजली मिलेगी। और हमारी संपदा को बेच दिया। आज तक वो 5,000 बीघे में कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी। कितने लोगों को रोजगार मिला? हमने कहा इस चोर दरवाजे को हम बंद करेंगे, और मैंने इसको बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि हम जनता की संपदा को लूटने नहीं देंगे। 5,000 बीघे में आज के हिसाब से अगर उसका अंदाजा लगाया जाए तो 5,000 करोड़ रुपए की जगह 1 रुपए में मात्र, जिसकी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं ली गई, पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कस्टमाइज पैकेज के नाम पर जनता की संपदा को बेच दिया है। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,000 करोड़ की बिल्डिंगें खाली पड़ी है, कहां जाए? कहा हमारे स्कूल शिक्षा संस्थान बंद किए जा रहे हैं। हमने शिक्षा संस्थान बंद नहीं किए, हमने शिक्षा संस्थानों का रैशनलाइजेशन किया। जहां 5वीं का बच्चा भी दूसरी की किताब नहीं पढ़ रहा था, ऐसी शिक्षा प्रणाली हमने पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ के गई। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ पा रहा। नोटिफिकेशन कर दी, ये सीनियर सेकेंडरी होगा, ये हाई होगा, ये मिडिल होगा, नया प्राइमरी स्कूल खोल दिया। 7 लगते प्राइमरी स्कूल से 3 टीचर थे, 1 टीचर निकाल के वहां दे दिया, दूसरा टीचर निकाल के 2 दे दिया। सिंगल टीचर के हिसाब से प्राइमरी स्कूल चलते रहे। और बच्चों को क्यों धोखा दे रहे थे? गांव के परिवारों को क्यों धोखा दे रहे थे? आम परिवार के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, मैं खुद सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, तब पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। हमने उसका रैशनलाइजेशन किया। मैंने कहा कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की गुणवत्ता में कमी क्या है, मैंने उसको पहचान की। दिन रात मेहनत करते रहे हम आपके पास, सचिवालय में रात के 12-12 बजे तक बैठकर सिर्फ आपके लिए योजनाएं सोचते रहे। क्या पाया हमने? कि बच्चों में आत्मविश्वास की कमी है। मुझे फैसला करना था कि क्या मैं राजनीतिक लाभ के लिए स्कूल खोलूं या बच्चों की, जो गांव के बच्चे और सरकार आम परिवारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दूं। और मुझे फैसला किया, और हमने फैसला किया। हमने पूरे शिक्षा निदेशालय 1 बनाया और पहली कक्षा से इंग्लिश स्टार्ट की। 2021 में हम क्वालिटी एजुकेशन में 21वें स्थान पर थे। हमारे फैसले का असर देखिए, हम 5वें स्थान पर आ गए हैं। हम यही नहीं रुकने वाले।
हम उस सरकारी स्कूल में ऐसा शिक्षा प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं, जब वो पास होकर जाएगा तो देश के किसी भी कोने में बड़े गर्व से कहेगा कि मैं एक सरकारी स्कूल में हिमाचल प्रदेश के स्कूल से आया हूं और मुझे सारी जानकारी है। ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली को हम लागू कर रहे हैं। इसीलिए हमने 100 सीबीएसई स्कूल अगले सेशन से शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 100 सीबीएसई जहां सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ेंगे, जहां सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए डे बोर्डिंग स्कूल हम बना रहे हैं। ये तो एक साल में नहीं होगा, लेकिन ये व्यवस्था हमने परिवर्तित कर दी है। इसको व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। कितने हॉस्पिटलों में आप जाते हैं, सुबह जब कोई बीमार होता है, बच्चों को फिक्र होता है, माँ बाप को फिक्र होता है, पूरे परिवार को फिक्र होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं। पहले वो पीएससी में जाता है। पीएससी में जाने के बाद डॉक्टर बोलता है उसको कि आप मंडी जाओ, जोनल मंडी के बाद पता लगता है कि वो नेर चौक है। नेर चौक के बाद पता लगता है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप ही लिया जाएगा। कितना पैसा उसका खर्च होता है, कितना पैसा उसका खर्च होता है, क्योंकि आप सिर्फ ये सोचते हैं कि डॉक्टर ने मुझे देख के मैं ठीक हो जाऊंगा। जहां तो पेन किलर एंटीबायोटिक खा ली थोड़ा ठीक हो गए, लेकिन बीमारी बढ़ती जाती है और बीमारी एक ऐसा रूप धारण कर लेती है कि कई बार तो आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। क्या कारण थे, क्यों ऐसी व्यवस्था चल रही थी? नेर चौक आपका मेडिकल कॉलेज है, नाम मेडिकल कॉलेज है, एमआरआई बाहर लगी हुई प्राइवेट की। क्यों हम लोगों को धोखा दे रहे हैं? 1000 करोड़ रुपए का हर साल हिमाचल की जनता, गरीब जनता, आम जनता अपना इलाज करवाने के लिए राज्य से बाहर जाती, क्योंकि यहां सरकारी हॉस्पिटलों में अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं लगे हैं। डॉक्टर अच्छे हैं हमारे, पूरे हिंदुस्तान में उन हिमाचल के डॉक्टरों का एक नाम है। मैंने पता किया कि नेर चौक में क्या कमी, कि एमआरआई मशीन बाहर लगी है, 5000 रुपया एमआरआई करने के लगते हैं। क्यों लगाएगी? मैंने आपके लिए आते ही एमआरआई के लिए 28 करोड़ रुपए स्वीकृत किया। 3 महीने के अंदर वहां एमआरआई मशीन लग जाएगी। रोबोटिक सर्जरी जिससे आप महरूम रह रहे हो, जो एम्स में है, वो नेर चौक में भी मिलेगी, टांडा में मिलेगी, आईजीएमसी में मिलेगी, हमीरपुर में मिलेगी। 15-15 साल पुराने एक्सरे हैं। इसका मतलब हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। बेचारा एक एक्सरे एक बार यहां करवाएगा, दूसरी बार वो नेर चौक में करवाएगा, तीसरी बार पीजीआई में करवाएगा। कितने पैसे खर्च हो जाते हैं। क्यों नहीं इस व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया? हमारी सरकार ने इस व्यवस्था की तरफ ध्यान दिया। इन्होंने किस व्यवस्था को लाया? मैं सुन रहा था कि हिम केयर कार्ड बंद किया। हमने कोई हिम केयर कार्ड नहीं बंद किया है। हमने उस भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे को बंद किया है, जहां आपने अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार का 450 करोड़ रुपया देनदारी में रख दिया है। क्या है हिम केयर? मैं बताना चाहता हूं। हिम केयर योजना अच्छी है अगर सरकारी हॉस्पिटल में चले। कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसने अभी डॉक्टरी की पैदा की, एमबीबीएस पास की, एमबीएस पास करने के बाद अपना एक पीएससी हॉस्पिटल खोल लिया और कहा कि मेरा हिम केयर कार्ड में एम्पैनलमेंट करवा दो। एम्पैनलमेंट का मतलब है कि मेरे पास हिम कार्ड का इलाज करने की इजाजत दे दो। सरकार ने दे दी। कितने लोग हॉस्पिटल को दिए? हिमाचल में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको तो दी, पूरे जलंधर, लुधियाना, उनको भी दे दी। और क्या हुआ? जो गाल ब्लैडर का ऑपरेशन आपका 15,000 रुपए का होता है, वो 31,000 रुपए का रेट फिक्स कर दिया। हमने कहा ये लूट है। प्राइवेट हॉस्पिटल से हमने हिम केयर की सुविधा ली है। सरकारी हॉस्पिटलों में हमने कहा कि साल में पूरे 4 महीने कार्ड बनेंगे। 4 महीने में 30-30 दिन हर क्वार्टरली कार्ड बनेगा। अगर कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है तो उस मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल और एमएस हर महीने 100 कार्ड बनाने की पावर रखता है। किसी भी व्यक्ति को अगर कार्ड बनाने में दिक्कत आती है तो एमएस के पास जाके कार्ड बना सकते हैं। 1000 करोड़ रुपया वहां लुटा दिया। हम उस व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। अगर मेरे पास ये कानून होता कि वन भूमि को बदलने का नियम मेरे पास अधिकार होता, मैंने देश के प्रधानमंत्री के सामने मुद्दा रखा कि आपदा प्रभावित परिवारों को जो अपनी जमीन में बसना नहीं चाहते, कम से कम वन भूमि में 1 बीघा जमीन का अधिकार के कानून में आप बदलाव कीजिए।
हमारे पास अधिकार नहीं है। अगर हमारे पास वन अधिनियम को बदलने का अधिकार होता तो मैं दावे के साथ कह सकता था कि मैं आपदा प्रभावित परिवारों के लिए, पीड़ित परिवारों के लिए उस कानून को भी बदल देता जिसमें एक बीघा जमीन देने की जरूरत होती। हम बार बार मांग कर रहे हैं, इस मंच के लोगों से मांग कर रहे हैं कि आप हमारे इस कानून को बदलिए। सिराज में कितने लोग सड़कों पर बैठे हैं, नहीं जाना चाहते, धर्मपुर में कितने बैठे, नाचन में कितने बैठे, गौर में कितने बैठे हैं, चंबा में कितने लोग बैठे हैं। आप हमें अधिकार दीजिए, हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार हमने आपदा प्रभावित परिवारों की राहत राशि को के लिए नियम बदल दिया है, 30,000 से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, तो अगर राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में ये आता तो मैं इस कानून को भी बदल देता आपदा प्रभावित परिवारों के लिए। सवाल यह पैदा होता है, आज हम आपका दर्द सहन करते हैं, आज आपकी पीड़ा को हम सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता राजनीति करते हैं, हर हमेशा आपदा प्रभावित समय का नाटक करते हैं कि आपदा के समय शासन बुलाओ, शासन बुलाओ, शासन बुलाते हैं, और आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता मांगने का प्रस्ताव होता है उसमें वॉकआउट कर जाते हैं। ये किस प्रकार की राजनीति है? पर आजकल तो परिस्थितियां विपरीत है। 5 गुटों में भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है, 5 गुट। अनुराग ठाकुर जी आए, उनके नारे लगे कि ये कर दो, वो कर दो। जयराम जी को पसंद नहीं आया होगा, जयराम जी कल सुजानपुर में चले गए और वहां से वो दूसरा गुट निर्धारित रहा। अभी तीसरा गुट है नड्डा जी का, वो भी एक्टिव हो रहा है। चौथा गुट एक धोड़ा जी का है। 5वां गुट बिकेरुओं का गुट है। 5 एक बिकाऊ गुट भी है। यहाँ 9 विधायक कांग्रेस के हाथ के चुनाव पर जिनकर आए और बिक गए, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये 5 गुटों में बैठ, और जयराम जी पर तनाव है, तनाव हो गई, कुर्सी बचानी है, रोज मुख्यमंत्री जी को गाड़ी दो, जो सरकार को बोलो। लेकिन मैं जयराम जी को कहना चाहूंगा, जो भाग्य में लिखा होता है उसको कोई छीन नहीं सकता, और गुणवान बड़ा की भाग्यवान बड़ा, हमेशा गुणवान बड़ा की भाग्यवान बड़ा। अगर सही मन से सेवा करोगे तो भाग्य भी साथ देंगे और गुण भी आपके साथ चलेंगे। अगर आज आप आते तो आज आपका प्रभावित परिवार, आप सभी प्रभावित होते। हम राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा भाव के लिए आए हैं। मेरे मन में आपका दर्द है, हमारे मंत्रिमंडल में आपका दर्द है। धर्मानी जी बैठे हैं, इंजीनियरिंग की है इन्होंने MIT से, क्यों आपकी सेवा कर रहे हैं? जानते हैं कि पीड़ा क्या होती है। चंद्रशेखर जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं लोगों के बीच जाके। हमारे बेशक 9 MLA नहीं जीत पाए, कौल सिंह ठाकुर जी बैठे, पार्टी में लंबा समय तक सेवा करते रहे, अपना पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी में दिया, लेकिन कई बार लोग भावना में आकर साथ नहीं देते। आज आप तो 9 जीते हुए लोग थे, आपको आना चाहिए था, नहीं आए, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोगों को फैसला ये करना है, जो मुसीबत में खड़ा व्यक्ति है वो आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चला रहेगा। जिसने दर्द देखा होगा वो राजनीति नहीं करेगा। हमारे पास आर्थिक तंगी है, लेकिन आर्थिक तंगी का मतलब ये नहीं कि आम परिवार के लिए कोई आर्थिक तंगी है। भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे हम लोग बंद करेंगे, भ्रष्टाचारियों को हम आप जनता की अदालत में आने वाले समय में नाकाब करेंगे। जो भी हो, आप लोगों का साथ चाहिए हमें, आप हमारे फैसलों में हमारे साथ खड़े हो। मैं दावा करता हूं कि 2027 में आत्मनिर्भर बनेगा हिमाचल। क्या आप खड़े होंगे? हाथ खड़ा करके बताइए, खड़े होंगे वाले सारे हाथ खड़ा करके बताइए, अपने मन से हाथ खड़ा करें। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमने किसी आम आदमी के लिए कोई कड़वा फैसला नहीं किया है, किसी किसान के लिए कोई कड़वा फैसला नहीं किया है, किसी मजदूर के लिए कोई कड़वा फैसला नहीं किया है। हमारे पास जो स्वागत है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कभी कोई सोच सकता था कि 6,000 अनाथ बच्चे उनको सरकार पाल रही है? क्या कभी कोई सोच सकता था जो बहन
भरी जवानी में अगर विधवा हो जाए, उसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, उसका बच्चा इंजीनियर बन रहा है, उसकी पूरी पढ़ाई का खर्चा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे रही है। ये किसी ने मांग नहीं की, ये कांग्रेस सरकार की विचारधारा है, ये कांग्रेस सरकार की नीति है। इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ये कह रहा हूं, हम आपके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। कोई भी चुनौती आए, कोई भी लड़ाई लड़ी जाए, हम उस लड़ाई को लड़ाई में मानकर युद्ध की तरह लड़ेंगे। आने वाले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। 2032 में हिमाचल प्रदेश इस मंच के माध्यम से, पड्डल ग्राउंड से फिर मैं कह रहा हूं, पहले भी कहा है, 2032 में व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य होगा, सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। ये कोई परिकल्पना नहीं है, ये एक जुनून है हिमाचल के लोगों की सेवा करने का, समाज के अंतिम वर्ग तक पहुंचने का। इसीलिए हम दूध के रेट में वृद्धि कर रहे हैं, मनरेगा के रेट में वृद्धि कर रहे हैं। ये अधिकार है आपका कि प्रदेश की संपदा पर किसी एक वर्ग का अधिकार नहीं है, धनवानों का अधिकार नहीं है, जिसको जयराम ठाकुर जी ने बिजली के बिल तक सब्सिडी दे दी। ये अधिकार आपका है, आपके पैसे है, ये हमारे पैसे नहीं है, आपके पैसे है। आप हमें सिर्फ 5 साल चुनकर भेजते हैं, 5 साल बाद आप आंकलन करते हैं कि हमें किसके द्वारा चुनकर भेजना है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हिमाचल की जनता का, जब हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, पैसे देकर सरकार को गिराने की कोशिश की गई, उस समय हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश के देवी देवताओं ने दोबारा हमारी सरकार पर पीठ करवाया। ये आप ही मैं आपको धन्यवाद दूं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं, आज मैं आपको एक वादा करके जा रहा हूं, मंडी में विकास की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं, सोशल मीडिया में ज्यादा रहते हैं, मैं सोशल मीडिया का नहीं हूं, मैं तो आपके आम परिवार जैसे आप लोगों के बीच से हूं। सोशल मीडिया में मैं नहीं कह सकता, अभी स्टेटमेंट आ जाएगी उनकी। आप जयराम जी से इतना पूछना कि स्टेटमेंट देने से पहले पूछिए कि आपने सिराज में क्या किया, क्या आपने सिराज में किया? क्या आपको मंडी का और क्षेत्र नजर नहीं आते थे? अरे भाई, इतनी बड़ी बिल्डिंग है जो खाली पड़ी है, 50-50 करोड़ की क्यों बनाई? कोई इंडोर स्टेडियम भी बना देते। हमने मुझे बोला गया कि हम बिल्डिंगें बनाते, मैंने कहा नहीं, युवाओं को खेलने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का इंडोर स्टेडियम नदौन में बनाइए। मैंने वो कहा 1000 करोड़ की बिल्डिंगें पूरे हिमाचल प्रदेश में बनी हुई है, क्यों बनाई? किसका पैसा है? आपका पैसा है, आपका पैसा है। इसलिए आज मैं आपको इस मंच के माध्यम से उन सभी आपदा प्रभावित परिवारों को, आप पहली किस्त के बाद दूसरी किस्त के लिए भी तुरंत रहिए। 70,000 रुपया हम आपको, इस राशि को भी मैं बढ़ाकर 1 लाख रुपया करता हूं, जो बर्तन फिरने में आपके काम आएगी, जिनके मकान बह गए हैं, जिनके घर, जिनके पलंग बह गए हैं, जिनके बर्तन, सब कुछ भी नहीं बचा। 70,000 की जगह हम 1 लाख रुपया देने की भी मैं आपको घोषणा करता हूं। तो इस तरह ये पैकेज 7 लाख से बढ़कर 8 लाख का हो गया। पूरे हिंदुस्तान में कहीं ये पैकेज होगा तो आप हमसे बात कीजिए। ये आपका पैसा है, ये आपका पैसा है। और आज इस मंच के माध्यम से मैं सभी आपदा प्रभावित परिवारों के साथ अपने को सम्मिलित करते हुए कहता हूं, आप अपना घर बनाइए, हम आपके साथ खड़े हैं। और भी कुछ करना पड़े, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार आपके साथ खड़ी है। आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय हिमाचल। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जिस सदाहिता से, जिस संवेदनशीलता से जो है यहाँ अपनी बात रखी, उसके लिए हम आपका कोटि-कोटि आभार व्यक्त करते हैं। और जो सामान के लिए राहत राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है, उसके लिए भी तहे दिल से आपके आभारी हैं। अब हम उस महत्वपूर्ण पड़ाव पे पहुंच रहे हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कमलों से जो है आज यहाँ से आपदा प्रभावितों के लिए राहत राशि की किस्त दी जानी है। उससे पूर्व जो है हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, आपदा प्रभावित सहित ग्रामीण क्षेत्रों में जो परिवार हैं, उनकी आजीविका को सशक्त बनाने के दृष्टिगत एक नई पहल की गई है, मधु मांडव। माननीय मुख्यमंत्री महोदय,
आपके द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदम इसमें हमारे लिए प्रेरक रहे हैं। जिला प्रशासन, ग्रामीण विकास और बागवानी विभाग तथा आपके इन प्रयासों का आज यहाँ से विधिवत शुभारंभ करने के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से आग्रह रहेगा इस योजना का पत्रक का विमोचन करके इस पहल की शुरुआत करने के लिए। और इस योजना पर एक छोटी सी हमारा टीजर भी वीडियो टीजर बनाया गया है। छोटी सी पहल एक बड़ी कहानी लिख जाती है। पहल आत्मनिर्भरता की, पहल सपनों को साकार करने की। शहर की खुशबू में बस रही है गांव की एक कहानी। इसी कहानी को साकार रूप देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन मंडी ने शुरू की है एक अनूठी पहल मधु मांडव। इस पहल का उद्देश्य है आपदा प्रभावित ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाना, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और कृषि व बागवानी उत्पादन में नई ऊर्जा भरना। इस कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विभाग, आरसीटी और बागवानी विभाग तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, जहां प्रशिक्षण के बाद लाभार्थियों को मधुमक्खी पालन इकाइयां स्थापित करने में सहायता दी जा रही है। उन्हें विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और उत्पादित शहद के विपणन के लिए हिम ईरा मांडव के माध्यम से मंच भी प्रदान किया जा रहा है। तो आइए इस मधु मांडव पहल से गांव में सतत आजीविका के नए साधन सृजित करें और प्रशिक्षित लोगों को आगे बढ़कर अन्य ग्रामीणों के लिए प्रेरणा स्रोत बनने में मदद करें। गांव की मेहनत, शहद की मिठास, यही है मधु मांडव। इस टीजर के बाद अब आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पत्रक का विमोचन करके इस योजना का विधिवत शुभारंभ करने के लिए। साथ ही हमारे यहाँ विशिष्ट जन उपस्थित हैं, उनसे भी आग्रह रहेगा मुख्यमंत्री महोदय का सहयोग करने के लिए। कृषि एवं बागवानी उत्पादन में नई ऊर्जा भरने, आपदा प्रभावित ग्रामीण परिवारों की आजीविका को सशक्त बनाने का ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में ये नई पहल। धन्यवाद महोदय। कुछ दानी सज्जन भी इस अवसर पर राहत कोष में अपना सहयोग करना चाह रहे हैं। आग्रह रहेगा हिमाचल कॉलेज टीचर एसोसिएशन की अध्यक्षा डॉक्टर वनीता संगलानी जी और उनके सहयोगियों से 7 लाख रुपए की राशि जो है वो राहत कोष में माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करने जा रहे हैं। यही छोटे छोटे से प्रयास जो है हिमाचल को एक बार पुनः इस आपदा के बीच खड़ा करने में अपनी उपयोगी भूमिका निभा रहे हैं। इन सब प्रयासों के लिए भी जोरदार तालियां। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे श्री प्रेम ठाकुर जी, ये सुंदरनगर से हैं और राहत कोष में जो है 1 लाख रुपए का अंशदान करने जा रहे हैं। इससे पूर्व भी जो है इन्होंने 2023 और 2024 में भी 11 लाख और 1 लाख रुपए का राहत कोष में अंशदान किया है। खिलाओ बस। के उपरांत श्री प्रेम ठाकुर जी 1 लाख रुपए का अंशदान राहत कोष में कर रहे हैं। और श्री सोहनलाल कौशल जी ने भी 27,000 रुपए का अंशदान जो है वो भुट्टो के रहने वाले हैं, सरका घाट क्षेत्र के, उनके सत्प्रयासों की भी हम
दिल की गहराइयों से सराहना करते हैं। श्री कौशल जी का श्री जो प्रेम ठाकुर जी है, उनका निरंतर सहयोग हमें मिला है। 11 लाख और 1 लाख रुपए की राशि ये पूर्व में भी राहत कोष में भेंट कर चुके हैं और अब तक कुल 14 लाख रुपए जो है इन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए यहाँ राहत कोष में दिए हैं। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद महोदय। अब हमारा जो अगला पड़ाव है, जिसके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आग्रह रहेगा मुख्यमंत्री महोदय से विशेष राहत पैकेज के अंतर्गत जो आज यहां से प्रथम किस्त की राशि और अन्य राहत जो है प्रदान की जानी है, मंडी, कुल्लू और बिलासपुर बटन दबाकर जो है प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के तहत जो है यह राशि सभी प्रभावित लाभार्थियों के खाते में जो है वो डालने के लिए ये जो है 4,914 लाभार्थियों को 21.28 करोड़ रुपए की जो 81.28 करोड़ रुपए की राहत राशि की किस्त जारी की गई है। 3 जिलों मंडी, कुल्लू और बिलासपुर, जिसमें पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 1513 और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 3401 परिवारों को जो है उनके घर को बसाने का, उनके आसियानों को बसाने का सपना साकार हो सकेगा। माननीय महोदय, जिंदगी में कुछ करना है तो खुद को बाधा निभाना होगा, हर हाल में आगे बढ़ना है, हर मुश्किल से टकराना होगा। आपकी इसी सोच को जो है आज हम यहाँ जीवंत होते हुए देख रहे हैं। साथ ही हमारे बीच जो है 51 परिवार, लाभार्थी परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री महोदय द्वारा यहाँ मंच से जो है राहत राशि का वितरण किया जाना है। क्रम से हम बुलाना चाहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह रहेगा और साथ आए हुए हमारे विशिष्ट जनों से राहत राशि के इस वितरण के लिए सर्वप्रथम हम बुलाना चाहेंगे धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से। साथ हमारे लाभार्थी यहाँ हैं श्री रमेश कुमार जी, सुपुत्र श्री परमानंद जी, गांव झड़ियाल। इनके उपरांत श्री संजीव कुमार जी, सुपुत्र श्री धर्मचंद जी, गांव बगेहट। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे श्रीमती कमला देवी जी, विडो है अशोक कुमार जी की, गांव लंगेहट। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे श्री प्रकाश सत्यानी जी, सुपुत्र श्री सुंदर जी, गांव बरदाना। इनके उपरांत श्री महेंद्र सिंह जी, सुपुत्र श्री रंचूराम जी, गांव बेरी ऊपरली बेरी। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे श्री रवि कुमार जी, सुपुत्र श्री गुलजारी, गांव कपाही। श्री सिंघू जी, सन ऑफ श्री सुदामा जी, गांव मठी बनवा। इसके उपरांत गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री लेखराज जी,
सुपुत्र श्री लश्करी राम जी, गांव गमधौर। श्री इसके बाद बुलाना चाहेंगे श्री बख्शी राम जी, पुत्र श्री शोभा राम जी, गांव अलसोगी। श्री कृष्ण चंद जी, पुत्र श्री बालूराम जी, गांव सरौरी, तहसील सरकाघाट। इसके उपरांत सराज विधानसभा क्षेत्र के तहत बुलाना चाहेंगे पुनाग से श्री खेम सिंह जी, सुपुत्र श्री शरणपत जी, गांव भदनेश, पीओ जरोल, तहसील पुनाग। इनके उपरांत श्री तिलकराज जी, सनौफ श्री जीवानंद जी, गांव धार, तहसील पुनाग। गोहर क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री युवराज जी, सनौफ श्री प्रेमू जी, विलेज बुरहानी धार, तहसील चच्योर। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे श्री गिरधारी लाल जी, सनौफ श्री लच्छी राम जी, गांव धनियाल, पीओ बाड़ा, तहसील चच्योर। बाड़ी चौकी क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री सोनू राम जी, सनौफ श्री क्षेत्रु जी, पीओएस तहसील बाड़ी चौकी। इसके बाद श्री मानदास जी, सनौफ श्री डोडू राम जी, तहसील बाड़ी चौकी। करसोग क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री जगत राम जी, सनौफ श्री मंगलू राम जी, गांव कुठेहट, पीओ मनोज, तहसील करसोग। इनके उपरांत श्री धर्मदास जी, सनौफ श्री बलमू राम जी, गांव बही, डाकघर एवं तहसील पालना। इनके उपरांत श्री तनीराम जी, सनौफ श्री धीरज जी, गांव मंडोली, पीओ चुराग, सब तहसील बक्सार। इसके उपरांत जोगिंदर नगर विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री रोशन लाल जी, सनौफ श्री धनुराम जी, गांव जिमजिमा, तहसील जोगिंदर नगर। श्री काकूराम जी, सनौफ श्री लालू राम जी, गांव डुल, तहसील जोगिंदर नगर। इनके उपरांत बुलाना चाहेंगे श्री रोशन लाल जी, सुपुत्र श्री टहलू राम जी, गांव नेरी कोटला, सब तहसील मकरीली। इनके उपरांत जिला बिलासपुर के हमारे जो प्रभावित परिवार हैं, सदर बिलासपुर से बुलाना चाहेंगे श्री पंकज कुमार जी, गांव हयाना, सब तहसील नभौर। श्री धर्मपाल जी, गांव धनियाना, सब तहसील नभौर। और बुभारवी विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री प्यार सिंह जी, सनौफ श्री महंत राम जी, गांव दक्षु। श्री राजेश कुमार जी, सनौफ श्री प्रकाश चंद जी, गांव श्री विजय कुमार जी, सनौफ श्री गुड्सू, विलेज बघोर। जनभुक्ता क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री विनोद कुमार जी, सनौफ टीकाराम जी, गांव कोठी। और श्री जयसिंह जी, सनौफ मस्तराम, गांव भरचलो। श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री कृष्ण राम जी, सनौफ श्री करमू राम जी और श्रीमती निशा देवी जी, वाइफ ऑफ श्री जोगिंदर सिंह जी। मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे गोभर उपमंडल से श्री शिवदास जी, सनौफ कुमारू राम जी, गांव करवांडी। श्री राजू जी, सनौफ श्री चेतराम जी, गांव छपराहन, तहसील चच्योर।
सुंदरनगर क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री परमजीत सिंह जी, सन ऑफ सुरजीत जी, गांव जंगमबाग, पोस्ट ऑफिस चांदी। मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री धर्मपाल जी, सन ऑफ नंदलाल जी, गांव भ्यू, पोस्ट ऑफिस बीरतुंगल। इनके उपरांत श्री रामपाल जी, सन ऑफ श्री करम सिंह जी, थनेड़ा मोहल्ला मंडी। कोटली क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री धनदेव जी, सन ऑफ श्री गंगूराम जी, गांव तुकाकुंज। सुंदरनगर क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्रीमती सविता देवी जी, वाइफ ऑफ रूप सिंह जी, श्रीमती गणपतु जी, ये है गांव गुमोहू, पीओ सरबाना। और श्री खूबराम जी, सन ऑफ धनीराम जी, गांव बरकता, पोस्ट ऑफिस हरा, तहसील टिहरी। अब कुल्लू जिला से बुलाना चाहेंगे आनी विधानसभा क्षेत्र से श्री प्रेमचंद जी, सन ऑफ जाहिराम जी, विलेज मरीज, तहसील आनी। पंजाब विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री बेदराम जी, सन ऑफ नारूराम जी, तहसील बंजार, गांव ननौ। इनके उपरांत श्री छपेराम जी, सन ऑफ ज्ञानचंद जी, बीपीओ रेला, तहसील सैंज। कुल्लू सदर से बुलाना चाहेंगे श्री हरिचंद जी, सन ऑफ धर्मदास जी, गांव बागन, तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। और श्री पीरूराम जी, सन ऑफ झंडूराम जी, विलेज बागन, पीओ भराड़ी। जिला मंडी के द्रंग विधानसभा क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री तीरथराम जी, तीरथराज जी, सन ऑफ श्री रामचरण जी, बनेश्री, पीओ तहसील। और पदर क्षेत्र से बुलाना चाहेंगे श्री कृष्णचंद जी, सन ऑफ श्री रामनाथ जी, विलेज माणा, कुन्नू, पत्थर। और श्री रंजीत सिंह जी, सन ऑफ मस्तराम जी, विलेज भुभू, पीओ पत्थर। और बल विधानसभा क्षेत्र से अब बुलाना चाहेंगे श्री धर्मपाल जी, सन ऑफ श्री परशुराम जी, गांव चतरौड़, तहसील बल। इनके उपरांत श्रीमती भुवनेश्वरी देवी जी, धर्मपत्नी लेख श्री दुर्गा दास जी, गांव शेरला खाबू, तहसील बल। और अंत में बुलाना चाहेंगे श्री मनोज कुमार जी, सन ऑफ रविचंद जी, गांव शेरला खाबू, पीओ थानी गलू, बल। धन्यवाद महोदय। अब सभी से आग्रह रहेगा राष्ट्रगान के लिए जो है वो यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज की जो छात्र छात्राएं हैं कृपया मंच के सामने आ जाए। और सभी जो लोग हैं वो भी कृपया राष्ट्र